Hello and welcome to Vimuchana Edu. This is the series of geography optional and we are doing perspectives in human geography, which is module 6 of our series. This is the last topic of our module, which is a part of our critical revolution portion topic. ठीक है, इसीलिए ये 11D जो मेरा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि क्रिटिकल रिवॉल्यूशन के अंदर हम लोग ने डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैं 4 अप्रोचेस जो थे वो करवाने वाला था। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 अप्रोचेस करवा चुका हूं और आज जो मेरा लास्ट जो बचा हुआ है वो है बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई नहीं देता है, बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा बिहेवियर, दैट मीन्स ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हम लोग देखेंगे। तो मतलब ये अप्रोच अपना उसी के ऊपर बना हुआ है। एज अ 100% एग्जाम बेस्ड जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा, आप लोगों को मैं इसमें भी वही करवाने वाला हूं, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। हाँ, ये वीडियो आप लोगों को 1 घंटे का दिखाई देगा, 1 से 1.5 घंटे का भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। लेकिन मैं इसमें क्या करने वाला हूं, पहले मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इससे आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग सेम उस तरीके से करेंगे जैसा कि हम लोग पूरा का पूरा करते हुए आ रहे हैं, कि एग्जाम में आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आ पाओ बिना कुछ सोचे। तो मैं लैंग्वेज भी वही बताऊंगा आप लोगों को और उस तरीके से फ्लो भी वही बताने वाला हूँ। लास्ट पे आकर मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसी वाले टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उस पर मैं बात करूंगा कि आप लोगों को किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना था। और होमवर्क में मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट देने वाला हूं। मैं अभी तक क्या करता था, जो क्वेश्चन आए हुए थे वही देता था, लेकिन आज का होमवर्क जो होगा मेरा पॉसिबल क्वेश्चन जो आएंगे मेरे अपने एग्जाम के अंदर, मैंने वो दिया हुआ है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करें, मैं जाना आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, क्रिटिकल रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी के अंदर बिहेवियरल अप्रोच हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होता है पूरा का पूरा जो मेरा अर्थ है, पूरा इन्वायरमेंट है, जितना भी हम लोग अपना इकोनॉमिक्स है, सब कुछ इंटरलिंक एक दूसरे से हुआ है। ठीक है, सिलेबस के अंदर देखो ब्लू वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, येलो वाला पोर्शन हम लोग का चल रहा है जिसमें रेड वाला हाईलाइटेड है। तो जो रेड वाला जो है वो देखो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, रेडिकल, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर। अब बचा हुआ केवल बिहेवियरल, जो मैंने क्रॉस किया हुआ मैं अलग मॉड्यूल में कराऊंगा। तो दैट मीन्स सिलेबस का यूनिट नंबर 6 का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 10 में सिर्फ सिस्टम एनालिसिस था, तो वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई बात समझ में, है ना। PYQ में देखो मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ कि भाई मैं इसको छुड़वा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो लास्ट में 90 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद सीधे 2008 में क्वेश्चन आया। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो कितने साल बाद क्वेश्चन आया, उसके बाद फिर 2008 के बाद सीधा 14 में और 15 में क्वेश्चन आया, इसका मतलब 10 साल बाद भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के ऊपर आप क्या लिखो, शॉर्ट नोट लिखो। क्वांटिटेटिव तो आपको पता ही है हो जाएगा, साथ में आप लोगों को बोल दिया बिहेवियरल ज्योग्राफी के ऊपर लिखो। फिर मेंटल मैप के क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होता बिहेवियरल ज्योग्राफी का तो डायरेक्ट आप लोग मेंटल मैप का भी क्वेश्चन कर लेते, वही चीज है, वही चीज। ठीक है, फिर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है तो देखो 96 में पहले क्या होते हैं, एक बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल में पूछ लेते हैं। ऐसे 2008 में इन्होंने डायरेक्ट पूछा था, फिर 2014 में इन्होंने थोड़ा सा उसमें पूछ लिया था। इसके ऐसे ही अपना बिहेवियरल ज्योग्राफी 15 में अपना डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट बिहेवियरल ज्योग्राफी ना बोलते हुए हो सकता है किसी और लैंग्वेज में पूछ लें। इसीलिए मैंने पॉसिबल क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बोला है। आई बात समझ में, स्टार्ट करें अपन लोग, है ना। चलो चालू करते हैं भाई, बिहेवियरल अप्रोच इन ज्योग्राफी। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो आपने स्टोरी की तरह लिख दिया है, और आपने जब ये मॉड्यूल स्टार्ट करवाया था तो आप बोलते थे कि आपको स्टडी की तरह यूज नहीं करना है, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो भाई देखो मैंने क्या किया है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दी स्टोरी की तरह, लेकिन एग्जाम के अंदर जो हम लिख के आएंगे वो ये लिखा हुआ है ना। तो मैंने इसमें इस तरीके से ही यूज किया है कि आप लोगों को समझाने के लिए ये हो गया, और एग्जाम के पॉइंट्स में आप लोगों को अलग बता दूंगा। आई बात समझ में, है ना। हमको जिस तरीके से एग्जाम में लिख के आना मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन क्या है भाई, पहले बात तो आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि बिहेवियरल अप्रोच क्या है। भाई आप लोगों को पता है वही चीज है जो मैं आप लोगों को 4 अप्रोचेस से बताता जा रहा हूँ, कि बाय द मिड 1960 ज्योग्राफी हैड बिकम डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। आप लोगों को पता है ज्योग्राफर जो थे वो पूरे बिजी थे किसमें, मॉडल में, इक्वेशन में, स्पेशल थ्योरीज में, जो कि ट्राई कर रहे थे ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक एज फिजिक्स।
ठीक है, मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स की तरफ लेके जा रहे थे, साइंटिफिक की तरफ जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये मॉडल जो है ना, मेकिंग इंथुजियाज्म बिकम टू फेस क्रिटिसिज्म। तो क्या हो गया, धीरे धीरे ये क्या करने लगा, क्रिटिसिज्म फेस करने लगा, भाई ह्यूमन को ही तुम इंक्लूड नहीं कर रहे हो, है कि नहीं है। तो अब इस मॉडल के पीछे अजम्पशंस क्या थे भाई, इस मॉडल को अपन देखा था, तो ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्टली रैशनल डिसीजन मेकर विद द फुल इंफॉर्मेशन। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे जो अपने ह्यूमंस है ना, वो रैशनल डिसीजंस मेकर है जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वर फार रिमूव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जो रियल लाइफ में तो है ही नहीं, बहुत दूर की चीज हो गई। तो इन रियलिटी में क्या होता है, उसमें मतलब जो अपना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था ना, उसमें ये चीज बोली गई थी, लेकिन रियलिटी में जो लोग जो होते हैं वो हमेशा जो है इमोशनल, हैबिचुअल और कल्चरली इन्फ्लुएंस चॉइस लेते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो क्या करेंगे कि भाई रियल लाइफ से पूरा हटके पूरे तरीके से चॉइस लें, लेकिन वो हमेशा इमोशनल चॉइस भी लेते हैं, भाई कहाँ रहते हैं उससे भी कल्चरली इन्फ्लुएंस भी लेते हैं ना। दिस ग्रोइंग डिसइल्यूशनमेंट with the mechanical and the unrealistic disillusionment with the mechanical and the unrealistic axioms of the quantitative geography gave birth to the behavioral revolution, है ना। तो यही क्या लेके आया आप लोगों का, behavioral revolution को बर्थ दिया इसने। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा अनरियलिस्टिक फील हो रहा था ना अपन लोगों को, तो वही चीज हो गई। दस बिहेवियरल ज्योग्राफी इमर्ज एज द रिएक्शन टू द पॉजिटिविज्म। जैसे सारे के सारे जितने भी आप लोगों के क्रिटिकल रिवॉल्यूशन में जो भी आप लोगों ने अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है अप्रोचेस में, वो सारे के सारे रिएक्शन टू द पॉजिटिविज्म थे या फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन थे, ठीक है। ए मूव टू ब्रिंग ह्यूमन कंसाइसनेस, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग बैक इनटू द ज्योग्राफिकल एनालिसिस। अब ये धीरे धीरे फिर से क्या हुआ है, आप लोगों के ज्योग्राफिक एनालिसिस के अंदर आने लगे, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन कंसाइसनेस, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग को फिर से इंक्लूड करने लगे, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, है ना। तो ये क्या हो गई, आपकी बैकग्राउंड टाइप की चीज हो गई। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या करोगे भाई, कुछ तो ट्रिगर पॉइंट्स थे ना। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से हम लोग बिहेवियरल अप्रोच पर किस तरीके से शिफ्ट किए, अगर आपको पॉइंट वाइज लिख के आना है तो इस तरीके से लिखना। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ट्रीटेड ह्यूमन एज द रैशनल डिसीजन मेकर लाइक परफेक्ट मशीन मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी। मतलब बिल्कुल एक मशीन जो होती है ना, बिल्कुल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज तरीके से देखती है, बिल्कुल वही देख रही थी। लेकिन ये तो गलत हो गया। बट इन रियलिटी ह्यूमंस आर इमोशनल, बाउंडलेसली रैशनल एंड इन्फ्लुएंस बाय द परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। इन तीनों चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। आई बात समझ में। हेंस बिहेवियरल ज्योग्राफी इमर्ज एज द रिएक्शन टू द लिमिटेशंस ऑफ द पॉजिटिविस्ट एंड द मॉडल बेस्ड ज्योग्राफी। सीधा सीधा लिमिटेशंस जो थी अपने पॉजिटिविस्ट का और मॉडल बेस्ड ज्योग्राफी का, उससे अपनी इमर्ज हुई है क्या, बिहेवियरल ज्योग्राफी। आई बात समझ में, है ना। द इमर्जेंस ऑफ द बिहेवियरल ज्योग्राफी वाज ड्यू टू disillusionment with the axioms on which the models were based. Axioms were removed from reality. Axioms क्या होते हैं भाई, वो पूरे तरीके से रियलिटी से दूर हटा दिए गए थे। आई बात समझ में, है ना। ये अपना क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसी से अपन को आंसर लिखना है। आई बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बिहेवियरलिज्म को छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। अगर वैसे डायरेक्ट लिखना होता है तो कर लेते हैं। अगर आप लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे होते तो बस बिहेवियरलिज्म के इतना ही लिखवाते, इसके अलावा नहीं लिखवाते। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तब समझ में आता, अरे ये तो मेरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन डायमेंशन तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर आप भी क्या होगा, आप ये लिख के भी आओगे तो आप लोगों को मार्क्स उतने ही मिलेंगे, है ना। लिख के आओगे यही पॉइंट आएंगे, लेकिन किस तरीके से लिखना है वो आप लोगों को ऑटोमेटिक पूरा लेक्चर देख के समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। नाउ बिहेवियरलिज्म का क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये मेनली 1960s में स्टार्ट हुआ था, अडॉप्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर टू एनालाइज द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। क्या, मैन और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स ने इसको अडॉप्ट किया, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पीपल बिहेव इन द mediated by their understanding of the environment in which they live and interact in which they are confronted। सीधी सीधी बात है, ये किस फैक्ट के ऊपर था कि पीपल जो है बिहेव कर रहे हैं मीडिएटेड बाय देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट, कि मतलब पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट के ऊपर, विच दे लिव एंड इंटरेक्ट विद इन विच दे आर कन्फ्रंटेड। एक्सप्लेनेशन फॉर मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप वर फाउंड। इससे अपन लोगों को क्या पता, एक्सप्लेनेशन मिल गई बिहेवियरलिज्म से
कि भाई मैन और एनवायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से बिहेव करता है। बिहेवियरलिज्म ना कि इंसान का और एनवायरमेंट का क्या बिहेवियर होगा। आई बात समझ में। नाउ बिहेवियरल अप्रोच हैज टेकन the view that the deeper understanding of man and environment interaction can be achieved by looking at the various psychological process। क्या किससे? various psychological process through which man came to know environment in which इसके द्वारा क्या होता है, इंसान जो होता है environment को समझ पाता है, in which he lived and by examining the way in which these process influence the nature of रिजल्टेंट बिहेवियर। आई बात समझ में। ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की तो लाइन है ही नहीं है, सिंपल सी लाइन है, ठीक है। तो बस सीधा सीधा समझाओ कि बिहेवियरल अप्रोच हैज टेकन द व्यू दैट द a deeper understanding of the man and environment interaction can be achieved by looking at the various physical various psychological process through which man comes to know environment in which he lives and by examining the way in which these processes influence the nature of the resultant behavior. Now, dissatisfaction with the models and theories developed by the positivist statistical technologies technique की बात कर रहे हैं ना, which was based on economic rationality, obvious सी बात है, led to the behavioral approach. Quantitative revolution जो है ना provided poor description of reality, man environment relationship, slow process like central place theory also does not explain behavior of flood plain dwellers who do not leave each place despite high flood. It was psychological turn in human geography। सीधी सीधी बात है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा भाई, पुअर डिस्क्रिप्शन देगा रियलिटी का। जैसे मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो उसमें सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में तो बता देगा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बिहेवियर ऑफ द फ्लड प्लेन ड्वेलर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड प्लेन आ गया, ठीक है, अब वहां पर फ्लड आ गई तो इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता जगह को। ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है ना उसको वो करेगा ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करेगा ह्यूमन का बिहेवियर को। उसने ये बोल दिया कि भाई फ्लड आएगा तो आप लोगों की वहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर इतने ज्यादा कम हो जाएंगे, तो कितना भी फॉर्मूला लगा लो, लेकिन अगर किसी को छोड़ना ही नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल टर्न ले लिया इसके अंदर। नाउ द एक्सियम, एक्सियम क्या होता है, एक्सेप्ट ट्रूथ। भाई सबसे पहले आप लोगों को ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑफ द इकोनॉमिक पर्सन हु ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व चैलेंज बाय वॉलपर्ट। क्या था, पहली बात एक एक्सियम था जिसके अंदर वो बोलते थे कि भाई अपना जो ह्यूमन है वो इकोनॉमिक पर्सन है जो हमेशा अपनी जो प्रॉफिट होता है ना उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन इसको चैलेंज किया किसने, वॉलपर्ट ने 1964 के अंदर, कि भाई ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा ही मुनाफे ही देखेगा, कुछ इमोशनल डिसीजन भी होते हैं, कुछ बिहेवियरल डिसीजन भी होते हैं, है कि नहीं, कुछ इन्फ्लुएंस डिसीजन भी होते हैं। अब आप एज अ बिजनेसमैन ही सोच लीजिए कि नॉर्मली आप लोग हमेशा ही थोड़ी सोचोगे कि आप लोगों को प्रॉफिट मिले। कोई लोग तो रिलेशन बनाने में भी करते हैं कि भाई चलो ठीक है, इससे अब हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कम से कम हम लोगों को क्या मिलेगा, रिलेशनशिप तो मिलेगी, है ना। तो केवल हमेशा ये क्या है ना, ऑटोमेटिक केवल और केवल मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करता। ये बात अपना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा बोलता था, लेकिन इसको चैलेंज किया वॉलपर्ट ने 1964 के अंदर, है ना। वेट थोड़ा सा हैंग होने लगा है, 1 मिनट, आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टीज। चलो स्टार्ट करें अपन लोग। हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ जैसे सैंपल ले लो, स्वीडिश, जैसे स्वीडिश फार्मर्स हैं, वर नॉट ऑप्टिमाइजर बट इन साइमंस अर्न सेटिस्फैक्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सेटिस्फाइजर, साइमंस अर्न सेटिस्फाइजर। देखो सीधी सीधी मैं आप लोगों को बता दूं, क्या दिमाग लगाना, स्वीडिश फार्मर जो है ना वो कोई ऑप्टिमाइजर्स नहीं है, वो ये वेट नहीं करते कि भाई हम लोगों का अगर पानी बरसेगा तो हम लोगों की फसल होगी, है ना। वो क्या कर रहे हैं भाई, वो साइमंस अर्न सेटिस्फायर है। साइमंस अर्न सेटिस्फायर का मतलब होता है कि आप लोग पूरी के पूरी तरीके से कुछ ना कुछ करके, चाहे आप लोगों का इंटीग्रेशन कर लो, चाहे खुद पानी लेके आओ, वो वेट नहीं करने बैठ रहे, वो अपनी तरफ से डिसीजंस ले रहे हैं, है ना। तो साइमंस अर्न सेटिस्फायर ये लोग हो गए, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता है प्रोनाउंसिएशन में हमेशा थोड़ी बहुत हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो ये एग्जांपल में लिख सकते हो, चाहे तो अपना इंडियन का एग्जांपल लिख लो, भाई बिहेवियरलिज्म है,
ये इंसान का बिहेवियर है, ना कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट की तरफ अपन लोग झुक रहे हैं। ठीक है, अब इस अपना बिहेवियरलिज्म का ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? सबसे पहले अपन लोगों को मॉडल्स बनाने हैं जो कि आप लोगों के अल्टरनेटिव हो किसके? क्वांटिटेटिव मॉडल्स के। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा है डिफाइन करेंगे कॉग्निटिव मतलब सब्जेक्टिव एनवायरमेंट को, विच इसका मतलब होता है विच। ठीक है, याद रखना, आप लोग नोट्स बना रहे होगे ना, तो विच डिटरमाइंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैन। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग को आगे ना डीएम के रूप में बोला गया, इस चक्कर में मैंने उसको डीएम लिख लिया। ठीक है, तो डिफाइन कॉग्निटिव एनवायरमेंट विच डिटरमाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैन। आई बात समझ में? एंड अनफोल्ड डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। आई बात समझ में? है ना? नाउ चेंज, अगला पॉइंट है, ये तो एक ही है, डिफाइन कॉग्निटिव सब्जेक्टिव एनवायरमेंट विच डिटरमाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैन एंड अनफोल्ड द डायमेंशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड द सोशल थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज एम्फेसिस फ्रॉम एग्रीगेट पॉपुलेशन टू डिसएग्रीगेट पॉपुलेशन, मतलब इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप से कहां पे चेंज हुआ? तो इससे पूरा पूरा एम्फेसिस चेंज हुआ। नेक्स्ट इज सर्च मेथड थ्रू दी मैकेनिकल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। सर्च मेथड करना है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, या फिर इन प्लेस ऑफ लिख सकते हो उसको, इन प्लेस। ठीक है, क्योंकि ये अपना क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या है ना, इसीलिए emphasized procedural rather than the structural explanation of human activity and physical environment। ठीक है, अभी तक क्या था भाई? प्रोसीजरल एक्सप्लेनेशन था हर चीज का कि भाई ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, लेकिन अब स्ट्रक्चरल प्रोसेस अपन लोग एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं किसका? ह्यूमन एक्टिविटी का और फिजिकल एनवायरमेंट का। यही ऑब्जेक्टिव था हम लोगों का। जनरल, अगला है generate primary data about the human behavior not rely on published data। मतलब हम लोग एक नया जो डाटा है जनरेट करना चाहते हैं, प्राइमरी डाटा को ह्यूमन का, हम लोग कोई भी रिलाई नहीं करना चाहते पब्लिश डाटा के ऊपर। आई बात समझ में? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप आते हैं तो आप आराम से लिख के आ सकते हो। ठीक है, नाउ आर्ग्यूमेंट क्या है भाई? इसको भाई आर्गुमेंट टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोगों को अचीव करना है तो कुछ आर्गुमेंट्स भी होंगे। तो ठीक है, तो अपन लोग किसके आर्गुमेंट? भाई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से जो आर्गुमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 3 आर्गुमेंट है, ज्यादा नहीं है। पहला है पीपल हैव एनवायरमेंट इमेज, भाई जिस जगह पर वो रह रहे हैं ना उसको उसकी इमेज रहेगी। ठीक है, तो पीपल हैव एनवायरमेंटल इमेज। दूसरा है दोज इमेजेस कैन आइडेंटिफाइड अक्यूमुलेटली बाय रिसर्चर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आई एम सॉरी, ये इमेज जो है ना वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एक्यूरेटली बाय रिसर्चर। इन्हीं को अपन एक्यूरेटली क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल इमेज एंड एक्चुअल बिहेवियर। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं कि भाई बहुत कर्रा रिलेशनशिप है किसके बीच में? एनवायरमेंटल इमेज और एक्चुअल बिहेवियर के बीच में, या फिर बोल सकते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैन बोल सकते हो इस चीज को। आई बात समझ में? है ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, नहीं भी आती है तो मुझे आप बिना झिझके, कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को पूरा रिप्लाई मिलेगा। तो मुझे आप लोग टाइम स्टैम्प, बस एक ही शर्त है कि आप लोगों को टाइम स्टैम्प के साथ बताना है कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आई बात समझ में? है ना? फीचर्स क्या है भाई पूरा के पूरे इसके? भाई व्यूज ऑफ बिहेवियरल वॉज रूटेड इन द वर्ल्ड एज परसीव्ड रेदर देन दी वर्ल्ड एक्चुअलिटी, मतलब डायरेक्ट स्टडी। मतलब उनने क्या किया? इनडायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं अपन लोग, कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं कर रहे, वहीं से अपन लोगों का ये बिहेवियर वाला अप्रोच जो है ना वो रूटेड हुआ। क्यों भाई? अपन परसीव भी तो कर सकते हैं, कोई एक्चुअलिटी बोल सकते हैं। मान लो बड़ा आप कोई चीज का बिहेवियर आप भी दिखा रहे हो सकता है किस सिचुएशन में आपका कौन सा बिहेवियर चेंज हो जाए। तो अपन लोग कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं करते, इनडायरेक्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहला फीचर है। दूसरा है मोर वेट टू द इंडिविजुअल रेदर देन द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। किसी अपन ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी पर ज्यादा फोकस नहीं करते, इंडिविजुअल पर अपन फोकस करते हैं। दूसरा है पोस्टुलेट म्यूचुअल इंटरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट। अपन लोग क्या कर पा रहे हैं? पोस्टुलेट कर पा रहे हैं म्यूचुअल इंटरेक्टिंग रिलेशनशिप को, किसके बीच में? मैन और उसके एनवायरमेंट के बीच में। नेक्स्ट इज बिहेवियरल ज्योग्राफी इज मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक। क्या है ये? मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक है। जैसे they take help of the ideas, paradigms, theories
प्रोड्यूस्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, हिस्टोरियंस, सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब समझ में आया ना, इतने सारे लोगों की हेल्प ले रहे हैं अपन लोग, है ना। तो केवल इसका एक डिसिप्लिनरी चीज नहीं है, अपन ने मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक ले रखा है, जिसमें अपन लोग आइडियाज, पैराडाइम, थ्योरी, इन सब चीजों का अपन लोग हेल्प ले रहे हैं। किसने प्रोड्यूस किया ये चीजें? साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने, हिस्टोरियंस ने, सोशियोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। आई बात समझ में, है ना। तो अब मेंटल मैप क्या होता है भाई? मेंटल मैप का मतलब होता है बिहेवियरल एनवायरमेंट, है ना। क्या बिहेवियरल एनवायरमेंट है भाई? एग्जाम के अंदर भी पूछा गया एक वर्ड, मेंटल मैप। इसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, आगे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। भाई क्या है अपना बिहेवियरल एनवायरमेंट? अपना इस चीज के अंदर मेंटल मैप क्या है भाई? फॉलोअर्स ऑफ द बिहेवियरल ज्योग्राफी डू नॉट रिकॉग्नाइज मैन एज द रैशनल पर्सन और एन इकोनॉमिक मैन हु ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट। optimize its profit. Most of his decisions are based on mental map rather than on the objective of the real environment. सीधी सीधी बात है, वो क्या करेगा उस एरिया का, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया ना, उस एरिया या उस स्पेस का मेंटल मैप हमेशा अपने ह्यूमन के पास में होगा, है ना, इंसान के पास में होगा। तो उस मेंटल मैप की हेल्प से ही वो डिसीजन ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा क्या करेगा इकोनॉमिक, भाई वो सिचुएशन देख के बातें करेगा ना, उसके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, वो क्या करना चाह रहा है, या फिर कोई सिचुएशन आ रही है उस पर क्या रिएक्ट करता है। तो बस वही चीज होती है अपनी मेंटल मैप। समझ में आई ना ये? ना कन्वेंशनल मॉडल ऑफ द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप आफ्टर बोल्डिंग 1956। बोल्डिंग ने ये के बाद ये चीज आई थी। क्या होता है भाई? इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट एक इमेज क्रिएट करता है, उससे आप लोगों का बिहेवियर बनता है। अब उस बिहेवियर से फिर एनवायरमेंट होगा, है ना। तो अब ये इन्वायरमेंट से दोनों का दोनों क्या होगा, इन दोनों में फीडबैक चल रहा है, तो बस वही चीज चल रही है, सब में फीडबैक चल रहा है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप बना सकते हो। ये किसने की थी? बोल्डिंग ने की 1956। आई बात समझ में। अब वीकनेस क्या है भाई? वीकनेस या क्रिटिसिज्म बोल दो। देखो मैंने आपको आगे ना बहुत अच्छे तरीके से इसका क्रिटिसिज्म बताया, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स हैं तो समझ जाओ। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सीरियस वीकनेस जो है ना, वो है कि बिहेवियरल अप्रोच व्यू जो है ना, उसमें मैन जो है होमो साइकोलॉजिस्ट और टेंड टू बी द ट्रीट एनवायरमेंट एज द नॉन डायमेंशनल बताया गया है। ठीक है, ये गैप दे रहा है किसके बीच में? बिटवीन थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में। भाई थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में अच्छा खासा गैप है, समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन है इसमें, डुप्लीकेशन भी हो जाता है बातों में, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है टर्मिनोलॉजिस्ट को, है ना। अपनी किसी ने कुछ बोला उसी ने, और यही चला बिहेवियरल में, और उसका अपोजिट भी चीज हो गई वही चीज, या फिर कोई चीज डुप्लीकेशन भी हो गई वही वाली बात पे। नाउ मोस्ट डाटा जनरेटेड इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल्स एंड फाइंडिंग डायरेक्टली अप्लाई टू द ह्यूमंस। क्या होता है? सबसे ज्यादा जो डाटा जो होते हैं ना, हम लोग एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर अपन लोग ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें अपन को देखना पड़ रही है। टू मच एम्फेसिस ऑन द ईगो सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, बिल्कुल ईगो सेंट्रिक चीज हो रही है। assumption इज दैट देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द रिवील्ड इमेज और रेफरेंस एंड एक्चुअल और रियल वर्ल्ड बिहेवियर। मोस्ट सीरियस वीकनेस तो हम लोगों को मैंने बताई दी। आई बात समझ में? अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ अपना हैंड रिटन नोट्स के बारे में बताया है। अब आप चाहो तो एग्जाम के अंदर एनवायरमेंट परसेप्शन और बिहेवियर और आपका जो है क्या बना सकते हो, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये डॉन्स ने 1970s में दिया था। अपने में लिखना, ये एग्जाम के अंदर यूज करके आना। चाहो क्या होता है भाई, आप लोगों को मार्क्स लेके आना 0.025 प्लस दूसरे लोगों से, तो इससे ही आएगा आप लोगों का। क्या करोगे भाई? क्या हुआ? आप लोगों का वैल्यू सिस्टम दिखाई दिया, वैल्यू सिस्टम से क्या हुआ? इमेज बनी, इमेज से डिसीजन आया, डिसीजन में आप लोग क्या करोगे? रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, और चाहो तो आप बिहेवियर दिखा सकते हो कोई भी। तो इन दोनों से मिलकर रियल वर्ल्ड बना, रियल वर्ल्ड से आप लोगों को फिर इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई, फिर परपेक्चुअल रिसेप्टर्स आए यहाँ पर। अब इससे क्या हुआ? परपेक्चुअल रिसेप्टर से परपेक्चुअल फिल्टर्स बन गए, फिर परपेक्चुअल फिल्टर से फिर से आप लोगों को वैल्यू सिस्टम में आ गया। तो यही आप लोगों का पूरा एनवायरमेंट परसेप्शन या बिहेवियरल जो बन जाएगा, पूरा का पूरा आप लोगों की क्या बन गई? साइकिल बन गई। आई बात समझ में, है ना। आप चाहो तो आप वैल्यू सिस्टम से चालू कर सकते हो, चाहे अपने बिहेवियर और डिसीजन से चालू कर सकते हो। बिहेवियर से चालू हुआ, रियल वर्ल्ड में आया, डिसीजन चालू हुआ, यहाँ पे आया। आई बात समझ में, है ना।
नेक्स्ट, अब देखो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एग्जाम बेस्ड, ठीक है। लेकिन एग्जाम बेस्ड में भी देखो मैंने पूरा बताया, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर एग्जाम पॉइंट, फिर एक्सप्लेन, फिर एग्जाम पॉइंट, इस तरीके से। आई बात समझ में? नाउ कोर आइडिया क्या है अपना? कोर आइडिया क्या है कि व्हाट बिहेवियर ज्योग्राफी ट्राई टू डू, क्या करना चाहती है बिहेवियर ज्योग्राफी। पूरा वही मैंने आप लोगों को बताया, वही चीज है कि भाई ये क्या बता रही है, ये हार्ट है अपना, ये क्या है, हार्ट है अपना। बिहेवियरल ज्योग्राफी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्चुअली एक्सपीरियंस, परसीव एंड बिहेव इन स्पेस, मतलब स्पेस के अंदर किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, परसीव करते हैं और बिहेव करते हैं। नॉट हाउ मॉडल्स एक्सपेक्टेड देम टू बिहेव, मतलब ये नहीं है कि भाई मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये इस तरीके से बिहेव करेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अपन देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था, ठीक है। तो क्या करना चाहती है, तो ये करना चाहती है। नेक्स्ट, इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल फ्रॉम मेंटल इमेज ऑफ प्लेस, क्या मैंने आप लोगों को बताया था ना, इमेज ऑफ प्लेस और मेंटल इमेज, तो कैसे अपना इंडिविजुअल फ्रॉम फॉर्म करता है मेंटल इमेज ऑफ प्लेस को। हाउ दे इंटरप्रेट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये किस तरीके से डिस्टेंस और डायरेक्शन को इंटरप्रेट करता है। हाउ दे मेक लोकेशन चॉइस एंड हाउ देयर परसेप्शन इन्फ्लुएंस स्पाशियल पैटर्न, है ना, कि किस तरीके से स्पाशियल पैटर्न को इनका इन्फ्लुएंस जो है वो क्या करता है, परसेप्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। आई बात समझ में, है ना। कोई चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। अगर कोई भी चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ बता देना, बहुत सिंपल है ना। इन शॉर्ट, इट शिफ्ट फ्रॉम द स्पेस एज मेजर्ड टू स्पेस एड एक्सपीरियंस, पहले स्पेस को अपन मेजर करते थे, है ना, अब उसको अपन लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे डेविस लॉन्थल ने एक बार बोला था कि द वर्ल्ड वी परसीव इज मोर इंपोर्टेंट देन द वर्ल्ड इटसेल्फ, मतलब अपन जिस तरीके से उस दुनिया को परसीव कर रहे हैं उस वो जाना इंपॉर्टेंट है किस चीज से, जिसमें आप लोग जैसा वर्ल्ड है, जिस जगह पे आप लोग रह रहे हो उस जगह को आप किस नजरिए से देखते हो, किस तरीके से परसीव करते हो, वो जाना इंपॉर्टेंट है, ना कि उस जगह। आई बात समझ में ना। फॉर इट डिटरमाइंस आर बिहेवियर, अपन लोगों को बिहेवियर को डिटरमाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अच्छी जगह नहीं रह रहे हो लेकिन आपका बिहेवियर है, आप लोग उसको परसीव कर पा रहे हो कि ये अच्छी जगह है, तो आप अच्छे ही होगे। किस तरीके से वो आपका डिटरमाइन करोगे ना उसको। अगर आप एक अच्छी जगह रह रहे हो और फिर भी आप लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है, तो आपका बिहेवियर ये डिसाइड करेगा कि वो जगह अच्छी है या बुरी है। आई बात समझ में, है ना। नाउ अब इसके अंदर मैं कोर आइडियाज बता दूं, वही चीज है नॉर्मली कि किस तरीके से बिहेवियर ज्योग्राफी जो है ना, क्या है ये। अपने लोगों को एग्जाम पॉइंट में क्या अगर लिख के आना है तो डिफिनेशन क्या लिखोगे, बिहेवियरल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल परसेप्शन, एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शेप स्पेशल बिहेवियर एंड पैटर्न को। इट एम्स टू अंडरस्टैंड, ये क्या एम करता है अंडरस्टैंड करने में, हाउ पीपल परसीव स्पेस, हाउ दे फॉर्म मेंटल मैप्स, हाउ दे मेक डिसीजंस regarding movement, residence, trade, etc. Next is how they differ from rational prediction of model, किस तरीके से ये मूव कर गए प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल से। आई बात समझ में, मतलब पूरा का पूरा अगर एक लाइन में बोले जाए तो इट स्टडीज ज्योग्राफी एज परसीव्ड बाय मैन नॉट एज डिस्क्राइब्ड बाय मैप, मतलब ज्योग्राफी को अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इंसान परसीव कर रहा है वो ज्योग्राफी है, ना कि जो मैप्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई बात समझ में, बस यही कोर आइडिया था इसका। ये अगर एग्जाम में बल्कि आना तो इस तरीके से लिखा ना, इतनी आपको क्या करना है, स्टोरी की तरह बहुत कम यूज करना है, आपको पॉइंट की तरह ज्यादा लिख के आना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, फिलोसॉफिकल रूट एंड इन्फ्लुएंसेस, भाई क्या है भाई, कौन कौन क्या अपन ने, मैंने बताया ना कि सब चीजों का इंटीग्रेशन है फिलोसॉफी वगैरह का, तो क्या करोगे, द बिहेवियरल अप्रोच वॉज इंस्पायर्ड बाय सेवरल डिसिप्लिन लाइक, जैसे साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस, जैसे स्पेशली द वर्क ऑफ टोलमन ऑन द कॉग्निटिव मैप्स एंड हर्बर्ट साइमन ऑन बाउंडेड रैशनैलिटी। एक ही बहुत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। दूसरा है सोशल ज्योग्राफी, एम्फसाइज ऑन द ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पर्टिकुलरली केविन लिंक ने फोकस किया इमेजिनेबिलिटी ऑफ सिटीज को। द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द लेट 1960s when social science were questioning grand mathematical models and returning to the individual experience। सीधी सीधी बात है, आई बात समझ में।
फिलोसॉफिकल रूट जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ, ये हुआ, है ना, कोई चीज में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। की थिंकर्स कौन कौन से होंगे, देखो दो ही है, इसके अलावा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है अपने किसके अंदर, बिहेवियरल के अंदर। वैसे तो 5 हैं, देखो इसमें और बताएं, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। कौन कौन से, एक है अपने केविन लिंच, कौन है, केविन लिंच, इनने द इमेज ऑफ सिटी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मेंटल मैप, ठीक है, इनने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ मेंटल मैप का। द इंटरनल इमेज पीपल होल्ड ऑफ देयर सराउंडिंग, जो इंटरनल इमेज जो है, जो पीपल अपने सराउंडिंग का होल्ड करके रखते हैं। ही आइडेंटिफाइड 5 एलिमेंट ऑफ अर्बन इमेज, 5 एलिमेंट थे अर्बन इमेज के, क्या, पाथ, एज, डिस्ट्रिक्ट, नोड्स एंड लैंडमार्क, बस यही जो है आप लोगों को इसने आइडेंटिफाई किया। आई बात समझ में। तो केविन लिंच 1960s में इमेज ऑफ सिटी ने इंट्रोड्यूस किया, इन्हें एक बुक लिखी थी इमेज ऑफ सिटी, इनने आइडिया किया था मेंटल मैप का। आई बात समझ में। एक बात याद रखो, आप जिस एरिया में रह रहे हो आपको पता होगा कि इस एरिया का एज कितना है, पाथ क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स कैसी हैं, नोड्स कौन कौन से हैं और लैंडमार्क कैसा है इस जगह का, तो बस वही चीज है ना। नेक्स्ट इज पीटर गॉल एंड रॉनी वाइट, ठीक है। तो मेंटल मैप्स एक्सप्लोर्ड हाउ इंडिविजुअल मेंटली कंस्ट्रक्ट स्पेशल इमेज एंड हाउ दी सब्जेक्टिव मैप्स डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी, है ना, कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पे पहुंच गए सब्जेक्टिव से। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज डेविड लॉन्थल, 1961 में था, इन्हें एम्फेसाइज किया दैट पीपल एक्ट बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल परसेप्शन नॉट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, है ना, एनवायरमेंटल परसेप्शन की तरह, तो ये बोला इनने। फिर गोलाइज ने, इसकी जरूरत नहीं है, बस वैसे बता देता हूं मैं आप लोगों को, इंटीग्रेटेड बिहेवियरल साइंस विद द स्पेशल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स स्टडीज हाउ ह्यूमन चॉइस रूट माइग्रेंट्स और द लोकल एक्टिविटीज। ऐसे ही बॉम्सी एंड लुइस ने किया सिंथेसाइज द एंटायर फील्ड इन ह्यूमन ज्योग्राफी बिहेवियरल अप्रोच टुगेदर दिस शिफ्टेड ज्योग्राफी फ्रॉम मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग टू माइंड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, है ना। ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, बस की थिंकर्स के 1-2 रख लो, आपको एग्जाम में जरूरी होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कभी भी मत भूलना, है ना। इसके अंदर ही मैंने क्या किया है, कुछ आप लोगों को एग्जाम लाइन्स लिख लिया, ऊपर समझा दिया, नीचे लाइन्स लिख दिया, कुछ नहीं है, 5 हैं अपने, ठीक है। आप लोगों को चाहे लग रहा होगा कि एक स्लाइड है इतना ज़्यादा है, बस आप लोगों को एग्जाम में लिखना कितना है, कॉमन सेंस लगाओ। सेंट्रल, पहले बात तो ये समझो कि क्या कराने वाला हूँ, सेंट्रल कंसेप्ट इन बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी के अंदर जो भी सेंट्रल कंसेप्ट है उसको अपन लोग देखेंगे। तो देखो जैसे मैं परसेप्शन के बारे में बताया, तो परसेप्शन में मैंने इतना बताया, अब बताओ क्या ये आपको याद रखना है भाई, ये तो सिर्फ समझने के लिए, आप लोग को एग्जाम में क्या लिखना है, सिर्फ ये 3 लाइन। आई ना बात समझ में, वेट थोड़ा सा, हाँ, तो ये मेरा हैंग हो गया था पीसी, अभी भी लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 1 मिनट। हाँ, अब आई थिंक ठीक हो गया होगा ये चीज। चलो स्टार्ट कर, मैं क्या बताने वाला था, हाँ, तो ये जो परसेप्शन, जैसे मैं सेंट्रल कंसेप्ट इन बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा था, सेंट्रल कंसेप्ट इन बिहेवियरल ज्योग्राफी, तो उसमें क्या होता है, मैं अलग अलग कंसेप्ट हैं, 5 कंसेप्ट बता दिए हैं, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, और अपने नोट्स में भी लिखना ये चीज, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन एग्जाम में कितने लिखोगे, 3 लाइन, तो आप लोगों के नोट्स कितने हो, छोटे से तो हुए ना, कुछ ज्यादा तो हुआ नहीं ना हो, ठीक है। ऐसे देखो 1 2 3 4 5, ज्यादा नहीं है, आई ना बात समझ में। तो देखो पहला कंसेप्ट है बिहेवियरल ज्योग्राफी के अंदर परसेप्शन। भाई परसेप्शन होता क्या है, ये रिफर करता है कि कैसे इंडिविजुअल देखता है और इंटरप्रेट करता है उस देयर एनवायरनमेंट को, मतलब परसेप्शन रिफर्स टू हाउ इंडिविजुअल सीज एंड इंटरप्रेट देयर एनवायरनमेंट, है ना, किस तरीके से। इट्स इन्फ्लुएंस बाय दी पर्सनल एक्सपीरियंस, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, एज, जेंडर, एजुकेशन, कल्चर एंड इवन इमोशन स्टेट, कि आप किस इमोशनल स्टेट पे हो उस पर तो करेगा ना। अब देखो ये तो टेक्निकली बोल दिया, कॉमन सेंस लगाओ यार, आप लोगों का परसेप्शन कैसे डेवलप होता है कि आप किस तरीके से या फिर किस नजरिए से, है ना, या किस उससे इंटरप्रेट कर पा रहे हो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। अब आप कैसा, आपकी क्या मेंटल कंडीशन है उस टाइम पे, आपने उससे क्या एक्सपीरियंस किया, कितने टाइम तक आप रहे, कौन सा जेंडर है आपका, एजुकेशन क्या है, कल्चर क्या है, जहां तक कि आपकी इमोशनल स्टेट क्या है उस चीज के, तभी तो आप उस चीज को देख पाओगे या इंटरप्रेट कर पाओगे उस एनवायरनमेंट को, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक स्लम डवेलर है, ठीक है, एक स्लम डवेलर है और एक अर्बन प्लानर है।
ये परसीव करते हैं सेम सिटी को वेरी डिफरेंटली। द एनवायरमेंट दैट एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिवली इज फिल्टर्ड थ्रू द ह्यूमन सेंस एंड माइंड। कि मतलब ह्यूमन सेंस और माइंड के थ्रू ही तो अपना क्या होता है, फिल्टर होता है। आई बात समझ में, है ना। एग्जाम में क्या लिखोगे, 3 लाइन बस बहुत है। द वे इंडिविजुअल सी एंड इंटरप्रेट देयर एनवायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एज, एजुकेशन, कल्चर और पर्सनैलिटी, इसको इसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। टू पीपल इन द सेम सिटी में परसीव इट्स कंप्लीटली डिफरेंटली। एक ही चीज को दो लोग क्या करेंगे, अलग अलग नजरिए से देखेंगे और परसीव करेंगे, है ना। तो वही हो गया अपना परसेप्शन। दूसरा है कॉग्निशन। दूसरा है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है भाई, कॉग्निशन डील्स विद हाउ पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं अबाउट स्पेशल रिलेशनशिप। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट्स, डिस्टेंस, लैंडमार्क्स एंड द मेंटल एफर्ट पीपल यूज while navigating और choosing between the alternatives, है ना। ना एग्जाम में क्या लिख के आओगे इस चीज को, हाउ ह्यूमन प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, जैसे कौन सा रूट चॉइस कर रहा है, क्या लैंडमार्क है, क्या सेफ्टी होगी उस चीज की, एक्सेसिबिलिटी कैसी है उस चीज की। तो अपन को हर चीज देखना पड़ेगी ना, उस इंफॉर्मेशन क्या है भाई, ऐसे थोड़ी प्रोसेस कर जाओगे उस चीज को। तो ये होता है कॉग्निशन, आपकी सतर्कता या जिस तरीके से कॉग्निटिव बिहेवियर आप जिस तरीके से दिखा रहे हो उसको बोलते हैं कॉग्निशन। आई बात समझ में। तीसरा है मेंटल मैप। यही तो पूछा गया था एग्जाम के अंदर, मेंटल मैप, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी अभी। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडिया ऑफ द बिहेवियर ज्योग्राफी। याद रखना, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं क्या है, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिक्कत आएगी। क्या करोगे, मेंटल मैप मैंने जो लिखा है ना, यहीं पर आप क्या करोगे, मैंने अभी आप लोगों को थिंकर्स बताए थे, उसके अंदर मैंने बताया था कि मेंटल मैप्स के बारे में। तो मेंटल मैप्स की वो 2 से 3 लाइन है, प्लीज यहाँ पर जरूर लिख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। और अगर आप सिर्फ ये लिख के आओगे तो आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे। तो प्लीज यहीं पर लिख लेना। जो लोग हैं, जो लोग अपने अभी नोट्स बना रहे हैं साथ में, जो लोग सुन रहे हैं, वो तो भाई मैं उनका कुछ नहीं बोल सकता भाई, वो उनका तो बस वो केवल सुनने आए हैं, उन लोगों को एग्जाम नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप लोग जो एग्जाम निकालने आए हैं, जो अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो प्लीज अपने यहाँ पर वो थिंकर्स वाले मेंटल मैप वाले चीजें लिख लें। मैं अभी बता देता हूँ कौन सी वाली। देखो ये देख रहा है, केविन लिंच वाला और पीटर ग्रोड वाला, तो ये वाला, ये 2 अपने लिख लेना यहाँ पे। इससे क्या होगा, आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडिया ऑफ द बिहेवियरल ज्योग्राफी, द मेंटल मैप इज अ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्या होता है भाई ये, ए मैप दैट एग्जिस्ट इनसाइड अ पर्सन्स माइंड। एक दिमाग, एक इंसान के माइंड के अंदर जो मैप होता है ना, उसको अपन बोलते हैं। इट्स ऑफन डिस्टॉर्टेड बाय फेमिलियरिटी, मेमोरी एंड पर्सनल सिग्निफिकेंस। सीधी सीधी बात है कि आपकी फेमिलियरिटी कैसी है उस एनवायरमेंट, उस एरिया के लिए, मेमोरी कितनी अच्छी है, पर्सनल सिग्निफिकेंस क्या है, उसी से तो आप लोगों का ये डिस्टॉर्ट होता जाता है पूरा मेंटल मैप। फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन ओन नेबरहुड में अपीयर लार्ज ऑन देयर मेंटल मैप वाइल डिस्टेंस प्रोसेस श्रिंक। क्या होगा कि जो इंसान वहां जहां पर रहता है, ठीक है, नेबरहुड का, वहां पर उसकी मेंटल मैप अच्छा खासा होगा, वो उसको सब कुछ पता होगा कि अरे अच्छा यहाँ पर छोले भटूरे की दुकान है, यहाँ पर मेरी एक गाड़ी वाला गाड़ी ठीक करता है, यहाँ पर एक परचूनी की दुकान है, यहाँ का रास्ते में ये गड्ढा मेरा बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको उसको ये तक याद है कि यहाँ पर अपना एक गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है, यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा है, हो सकता है दूसरे दिन इतना मोटा गड्ढा हो जाएगा, उसको सब कुछ याद रहेगा। लेकिन दूर की लोकेशन उस पर थोड़ी सी कम रहेगी कि अच्छा यहाँ पर ये चीज है, थोड़ी देर बाद याद आएगी। तो बस वही चीज हो गई आपकी मेंटल मैप, है ना। तो एग्जाम के अंदर आप क्या लिखोगे, एन इंटरनलाइज्ड मैप और इमेज ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल मैप बोलते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्टिविटी, रियलिटी, नॉट एक्चुअल मैप एक्यूरेसी। बिल्कुल एक्चुअल मैप एक्यूरेसी नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गूगल मैप देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि भाई ये मेरी रोड जा रही है, यहाँ एक मंदिर है, यहाँ पर मेरा एक आइसक्रीम शॉप है और यहाँ पर मेरा वो है, ठीक है। अब बताओ इसके बीच में जब मैं गूगल मैप पे एक्चुअली देखूंगा तो इसमें बिल्कुल डिस्टेंस बता देगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि अरे यहाँ पर मंदिर से इस साइकिल जो ये यहाँ पर मेरे को जाना है, किस तरीके से जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे आप तो सीधे सीधे चले जाओ, पहुंच जाओगे, जाना जाना 1-1.5 किलोमीटर दूर है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये केवल 0.9 किलोमीटर दूर रहेगा और ये सीधा नहीं होगा, ये हो सकता है इस तरीके से भी हो, ये मुड़ा हुआ हो। तो एक्चुअली तो सीधा नहीं है ना,
लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल मैप की एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी है कि भाई हाँ इसके बाद ये चीज है, उसके बाद वो चीज है, पूरा का पूरा अपन ने परसीव किया है ना, तो वही चीज हो गई। आई बात समझ में? एग्जाम्पल, पर्सन मेंटल इमेज ऑफ दिल्ली में एक्सरेट फेमिलियरिटी एरिया एंड मिनिमाइज अननोन वंस। मतलब क्या होगा, जैसे आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली में आप लोगों को सीपी के बारे में पता होगा, लेकिन उसके आसपास का आप लोगों को दिमाग में ही नहीं होगा अच्छा ये भी है। आप लोग चलो दिल्ली की बात ही छोड़ दो, अपने ही शहर के अंदर आप लोगों को कितनी सारी चीजें जो होंगी वो याद नहीं होंगी, सिर्फ आप लोगों को फेमस चीजें ही याद होंगी, बस वही चीज है। तो मेंटल मैप्स आर द ज्योग्राफी इनसाइड द पीपल्स हेड। मतलब मेंटल मैप होता क्या है कि ज्योग्राफी है आप लोगों के दिमाग के अंदर, ना कि एक्चुअली। आई बात समझ में, है ना? नेक्स्ट इज बाउंडेड रैशनैलिटी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ डिसीजन मेकिंग मॉडल। क्या बोल सकता हूँ? बाउंडेड रैशनैलिटी या फिर डिसीजन मेकिंग मॉडल। अब आप समझ पा रहे होगे कि आपका डिसीजन किस तरीके से होता है। तो भाई मैं ये करूंगा तो मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा तो मैं वो करूंगा। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले एक वीडियो गेम भी आया था, उसके अंदर भी आप लोगों को सिर्फ चॉइस लेने होती थी। जब चॉइस लेते थे तो कुछ होता था, जब ये चॉइस लेते थे तो ये होता था। अब मेरे को वीडियो गेम का नाम याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से था, बहुत बड़ा जो वीडियो गेम था उसके अंदर सिर्फ चॉइस का बात होती थी। तो उस तरीके से उन्होंने मॉडल डेवलप किया ना, इस चॉइस पे ये होगा, इस चॉइस पे ये होगा, तो बस वही मॉडल है। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है? बोरोड फ्रॉम हर्बर्ट साइमन। किससे? हर्बर्ट साइमन से लिया गया है। ये था वो जो मैं अटक रहा था ना बोलने में, यहाँ पर मेरे को बोलना नहीं आ रहा था बार 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 बार। ये रहा ना, यहाँ से ऑप्टिमाइजर बट साइमन्स टर्म सेटिस्फायर्स। ये ना हर्बर्ट साइमन, ये है वो। ठीक है, वेट मैं पहुंच जाऊंगा फिर से। कहां से लिया गया है? हर्बर्ट साइमन से। दिस कंसेप्ट आर्ग्यूड दैट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज नॉट परफेक्टली रैशनल। ये परफेक्टली रैशनल नहीं है बिकॉज इट्स लिमिटेड बाय इंफॉर्मेशन, टाइम एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी। भाई हर चीज से वो है ना। तो रियल ह्यूमन चॉइसेस ऑफन डिफर फ्रॉम मॉडल परसेप्शंस। मतलब कोई बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ी होगा, तो थोड़ा सा अलग होगा। तो ए माइग्रेंट डज नॉट ऑलवेज मूव टू मैक्सिमाइज इनकम। तो जो माइग्रेंट होगा ना वो हमेशा इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ा होगा। कुछ टाइम कभी कभी इमोशनली भी होते हैं, या फिर कल्चरल फैक्टर भी हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं? नॉर्मली एक कॉमन सेंस लगाओ, एक गर्ल है, उसकी मैरिज हुई है, ठीक है, इमोशनली उसको एक दूसरे लड़के से प्यार हो गया है, या फिर आपके पेरेंट्स ने उसको चुना है, ठीक है, तो वो भी तो माइग्रेंट कर रही है। क्या वो इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए जा रही है क्या? नहीं ना। या फिर मैं चाहूंगा नहीं कि ये कोई किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, उसके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए हैं, अब उसका मन खराब हो गया कि भाई मुझे यहाँ रहना नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे दूसरी जगह जाना है। तो इमोशनल भी तो हो गया, उसको कुछ इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए जाना है क्या? नहीं ना। या फिर कोई अगर किसी जगह पर रुक रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, और उसको कोई भी जाना इनकम नहीं हो रही, लेकिन वो अटैच्ड बहुत ज्यादा है, गाँव से अपने अटैच्ड है, उसके जो बच्चे हैं वो बाहर रह रहे हैं, और जो पिता और माता हैं वो गांव में रह रहे हैं, और बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि पापा आ जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, हम लोग आपका सपोर्ट करें, लेकिन बोलते नहीं। कॉमन सेंस है ना। तो बस यही चीज़ हो गई आप लोगों की डिसीजन मेकिंग मॉडल, है ना। एग्जाम के अंदर क्या लिख के आओगे? पीपल चॉइस, जैसे माइग्रेशन, रूट सिलेक्शन आर नॉट ऑलवेज रैशनल। अब जैसे रूट है, कहीं जा रहे हो आप लोग, तो भाई हमेशा ये रूट थोड़ी कि भाई उसी रूट से जाना है, भाई डिपेंड करता है ना आप लोगों को। दे आर बाउंडेड बाय द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हैबिट्स एंड इमोशंस। हर्बर्ट साइमन कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इन्फ्लुएंस दिस अप्रोच। इसी अप्रोच को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया, है ना। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल परसेप्शन। भाई इन्वायरमेंट के भी तो होगा ना। तो इट इज नॉट द एक्चुअल इन्वायरमेंट बट द परसीव्ड वन दैट गाइड ह्यूमन एक्शन। इससे क्या होगा? ये एक्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है, ये परसीव किया गया है, जो कि ह्यूमन एक्शन को क्या करता है? गाइड करता है। अ पर्सन में अवॉइड अ सेफ स्ट्रीट एट नाइट। क्या होगा? कोई इंसान है भाई, उसको माने है भाई कि भाई मैं सेफ स्ट्रीट को अवॉइड कर दूंगा नाइट में, इफ दे परसीव इट इज एज अनसेफ। अब कोई सेफ स्ट्रीट है, लेकिन वो परसीव कर रहा है कि नहीं भैया ये डेंजर है, मेरे को नहीं जाना इधर से। हेंस प्लानर्स मस्ट कंसीडर पीपल इन्वायरमेंट इमेज रादर देन ओनली ऑब्जेक्टिव फैक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल उसके माइंड में बसा हुआ है कि नहीं यार यहाँ पे मेरे को डर लग रहा है, इस जगह पे जाने में मेरे को डर लग रहा है, या फिर उसने ये परसीव कर लिया कि नहीं यार ये चीज, ये इंसान अच्छा नहीं है ना, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा भी है और वो जगह भी सेफ है ना। तो वही चीज है कि आपके माइंड में उस एनवायरमेंट कैसा बसा हुआ है ना, वो तो निकाल नहीं सकते, बस वही चीज है। अब आप बोलोगे अरे सर आप तो
फिलोसॉफिकल वाले बारे बातें करने लगे। तो भाई यही तो चीज है, फिलोसॉफिकली तो आप लोगों के ऊपर आया ना, तो वही चीज होगी। नेक्स्ट, इसी के अंदर आप एग्जाम पॉइंट में आप क्या लिख के आ सकते हो, पीपल एक्ट नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल एनवायरमेंट बट हाउ दे परसीव इट, है ना, कि किस तरीके से उस एनवायरमेंट को परसीव कर रहा है, उस तरीके से एक्ट करता है, ना कि एक्चुअल एनवायरमेंट की तरह, है ना। अब इन्वायरमेंट आप वो मत समझना फिजिकल वाली बात हो गई कि भाई ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, नहीं, उसके आसपास क्या इन्वायरमेंट है ना। तो अब वो, और उसको वो किस तरीके से परसीव कर रहा है। नाउ दिस परसेप्शन में लीड टू द सिलेक्टिव बिहेवियर, ऑब्वियस सी बात है, अवॉइडिंग एरिया कंसिडर्ड अनसेफ इवन इफ स्टेटिस्टिकल सेफ, चाहे वो स्टेटिस्टिकली सेफ हो, है ना, लेकिन एरिया को अब मान लो आपने अनसेफ मान लिया, आपने मान के चल रहे हो कि नहीं यार यहाँ ये होगा तो होगा, तो भाई पहले से आप डर गए ना, या फिर आपने उस चीज को मान लिया अरे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो डेंजर है। आप कॉमन सेंस लगाओ, आप लोग पहाड़ चढ़ने पे जाते हो, कई लोग पर्वतारोही होंगे जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं, कई लोगों ने मान के चला नहीं ये तो सेफ है हम तो चढ़ जाएंगे, वो चढ़ जाते हैं, और कई लोगों को ऊपर देखते ही डर लग जाता है ना। है एक ही जगह, है एक ही चीज, चाहे वो डेंजर जगह हो उसको आप सेफ मान के चल रहे हो तो आप तब भी अब वो है, और अगर आप सेफ जगह है उसको डेंजर मान के चलो तब भी आप, आपके माइंड में बसा हुआ है कि किस तरीके से आप एनवायरमेंट को परसीव कर रहे हो। आई बात समझ में, है ना। मेथडोलॉजी की एंड टेक्निक्स क्या देखेंगे, ये चीज तो हो गई मेरा, मेथडोलॉजी और टेक्निक देखो क्या है इसके अंदर। बिहेवियरल ज्योग्राफी बोरोज मेथड फ्रॉम साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड दी परसेप्शन एंड कॉग्निशन, देखा मैंने अभी साइकोलॉजिकल बातें की ना, तो वही चीज है। तो कॉमन टेक्निक जो होंगी ना वो कौन कौन सी होंगी, पहला है क्वेश्चनरीज एंड इंटरव्यूज, भाई क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, इंटरव्यूज, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड एंड परसेप्शन, भाई एटीट्यूड और परसेप्शन को समझने के लिए, तभी तो आप लोग समझ पाओगे। इसीलिए तो कैसे किस तरीके से मेथड, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेथड यूज करेगा, तो बस क्वेश्चन पूछोगे, इंटरव्यूज लोगे लोगों के, तभी तो समझ में आएगा ना। और आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करता है ना कि सोसाइटी के ऊपर। नाउ कॉग्निटिव मैपिंग दूसरा होता है, कॉग्निटिव मैपिंग, ये अपन लोग लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि टू ड्रॉ देयर ओन मैप्स टू स्टडी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, अपन लोग बोलेंगे कि भाई खुद मैप आप ड्रॉ करो, कि अपन लोग अब ये देखेंगे कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, सिमुलेशन एंड बिहेवियरल मॉडल टू टेस्ट डिसीजन मेकिंग अंडर द कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑब्जर्विंग हाउ पीपल बिहेव इन कंट्रोल्ड और रियल वर्ल्ड स्पेशल सिचुएशन। आई बात समझ में। तो दिस ह्यूमन सेंट्रल एम्पेरिकल वर्क एडेड न्यू डेप्थ टू द ज्योग्राफिकल एनालिसिस, इसी से तो नई डेप्थ देखने को मिली, है ना। नेक्स्ट, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स अगर आप देखोगे तो क्या होगा आप लोगों का, सीधी सीधी बात है, द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ज्योग्राफी, इट वाज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेलेक्चुअल शिफ्ट इन द, ये अगर क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसीलिए इसके लिखा है कि अगर इस तरीके से आ गया कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव में क्या देखोगे, तो देखोगे द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन वाज नॉट जस्ट लिमिटेड इन द ज्योग्राफी, इट वाज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेलेक्चुअल शिफ्ट इन द सोशल साइंस ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s that emphasize individual agency and subjectivity, है ना। In geography, it means replacing abstract model with the real people and their choices. The focus moved, कहाँ से कहाँ मूव हो गया, पहले स्पेशल लॉ थे, फिर वो स्पेशल बिहेवियर की तरफ मूव कर गए, फिर एग्रीगेट डाटा था से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर मूव कर गए, मैप और इक्वेशन से अपन लोग परसेप्शन और मीनिंग के ऊपर मूव कर गए। तो यही तो आप लोगों का बिहेवियरल चीज में चेंज हो गया। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज दिमाग में रखना कि हम कहां से कहां मूव किए हुए हैं, है ना। दिस ट्रांजिशन ऑल्सो पेव्ड द वे ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी which took behavioral idea even further by exploring humans emotions, identity and sense of place, है ना। तो बस यही चीज हो गई आप लोगों की। नाउ ये जो है अब यही चीज आप लोग एग्जाम में लगना, कोई वो स्टोरी तरीके से नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। नाउ इंटीग्रेशन विद द लेटर एंड मॉडर्न अप्रोचेस, क्या है इसके बाद भी तक कुछ वो आए ना मॉडल्स, तो उसके साथ भी अपना ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई बिहेवियरल अप्रोच जो है वो आज भी जरूरी है ना, मॉडर्न अप्रोच के साथ। और ये जो GIS वगैरह हो गया, AI वगैरह हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने यही बोला है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बता दिए थे, तो बस आप लोगों को क्या करना है उसमें इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है, इसीलिए मैंने आज के वीडियो में वो आंसर ही नहीं बताया, ठीक है। नाउ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी पहला इसने इमोशंस को ऐड किया, वैल्यूज को ऐड किया, आइडेंटिटी को ऐड किया टू बिहेवियरल परसेप्शन में, है ना।
जो बाद में आए ना ये सब चीजें, ऐसे थोड़ी ये पहले आए, ये बाद में आए हुए हैं। आप सोचो कि अरे सर ये तो साथ में ही आया, हाँ साथ में भी आया, वो वैसे भी आया। तो एक दूसरे से अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरा है वेलफेयर एंड रेडिकल ज्योग्राफी, बता चुका हूं, फोकस्ड ऑन द जस्टिस एंड स्ट्रक्चर बियॉन्ड द इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना। नाउ मॉडर्न जीआईएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल इनपुट्स नाउ मॉडल यूजर प्रेफरेंसेस, रूट फैमिलियरिटीज एंड एक्सेसिबिलिटी इन रियल लाइफ। आई बात समझ में, है ना। नाउ कॉग्निटिव जीआईएस, है ना, इसको अपन सीजीआईएस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये समझना, ये ब्रैकेट है, और ये सीजीआईएस या फिर कॉग्निटिव जीआईएस भी बोल सकते हैं। कंबाइंस क्वालिटेटिव परसेप्शन विद द स्पाशियल लेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पाशियल सिस्टम, ये इसी के अंदर है। प्रिडिक्ट ह्यूमन मोबिलिटी यूजिंग बिहेवियरल पैरामीटर्स, ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द बिहेवियरल ज्योग्राफी। आई बात समझ में, है ना। तो ये चीज समझ लो। अब इसी चीज पे अगर मान लो बिहेवियर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है ना, टाइमलाइन के थ्रू, तो कैसे बनाओगे, एक थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। परसेप्शन डाटा, बिहेवियर मॉडल, देखो परसेप्शन डाटा देखा बनना सबसे पहले, फिर बिहेवियर मॉडल आप पे आ गए अपन लोग, फिर जीआईएस इंटीग्रेशन हो गया। अब तो आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन से प्रिडिक्शन भी हो पा रहा है, ह्यूमन फीडबैक, इससे क्या होगा, फिर इस पर अपन लोग ह्यूमन फीडबैक भी आता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, है ना। अब इसमें है ना इस तरीके से बन पाए, आप क्या करोगे, परसेप्शन डाटा, फिर बिहेवियरल मॉडल, फिर जीआईएस इंटीग्रेशन, फिर एआई परसेप्शन, फिर ह्यूमन फीडबैक, और फिर इसको परसेप्शन डाटा के ऊपर आ जाए, है ना। इस तरीके से बनेगा आप लोग का ये, है ना। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द बिहेवियरल ज्योग्राफी, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहीं से भी आ जाए, नहीं भी आए तो लिखते तो आओगे ही आओगे। पहला बिहेवियरल ज्योग्राफी हैज इमेंस प्रैक्टिस रिलेवेंस, पहला है अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन, है ना, हेल्प द प्लानर अंडरस्टैंड द हाउ पीपल परसीव अर्बन स्पेस, केविन लिंच का जो वर्क था ना, इन्फ्लुएंस द मॉडर्न अर्बन डिजाइन के ऊपर, आई बात समझ में, मेंटल मैप पता है ना आप लोगों को। नाउ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में भी ये हेल्प करता है, स्टडीज रूट चॉइस, कम्युनिटी बिहेवियर एंड नेविगेशन। नेक्स्ट इज hazard perceptions, now how people respond to the natural hazard based on the perceived risk, भाई उस पर रिस्पॉन्स कैसे करेंगे ये भी समझना है। टूरिज्म स्टडीज, हाउ इमेज एंड द परसेप्शन ऑफ द डेस्टिनेशन सेफ टूरिस्ट फ्लो, ये बात समझ में, है ना। नेक्स्ट रिटेल ज्योग्राफी के अंदर भी देखो, मैंने क्या किया है, इसके अंदर लगभग हर डायमेंशन को फॉलो किया है, तो आप लोग ये डायमेंशन जरूर लिख के आना उसके अंदर। रिटेल ज्योग्राफी, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, शॉपिंग पैटर्न and location choice. Next is environment management, help in designing the communication of the environment awareness or the disaster preparedness. In essence, behavioral geography made geography more policy relevant and policy centric, है ना। Now contemporary relevance, आज के टाइम पे भाई ये देखो, ये तो अपने क्या हो गए आप लोगों के एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है, और अभी भी क्या रिलेवेंस है इस चीज का भाई, है ना, वही जो चीज मैंने बोला अर्बन प्लानिंग वगैरह। तो इंडिया के लिए आप लोगों को पता है स्मार्ट सिटी प्लानिंग चल रही है, तो बस वो भी लिख सकते हो, वही चीजें हैं, ज़्यादा वो नहीं है। स्मार्ट सिटी प्लानिंग मतलब ये इंटीग्रेट करता है सिटीजन परसेप्शन फॉर इंक्लूसिव अर्बन डिजाइन, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग, एट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जीपीएस यूज बिहेवियरल पैरामीटर फॉर रूट प्रिडिक्शन, है ना। पब्लिक हेल्थ ज्योग्राफी मतलब बिहेवियरल परसेप्शन एक्सप्लेन द वैक्सीनेशन और द सैनिटेशन बिहेवियर। सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, बिहेवियर चेंज की टू द क्लाइमेट एडेप्शन। अब ये मैंने क्यों लिखवाया भाई, आप लोगों को प्लस 2.5 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं ना, है ना, तो आप लोग ये यूज करोगे तो अच्छा ही है ना, एग्जाम में मिलेंगे आप लोग, उससे समझ में आता है सामने वाले को कि भाई इसने क्या है, केवल रटा नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, चाहे आप कितना भी रट के जाओ, मैंने आप लोगों के नोट्स ऐसे ही बनाया, रट के जाओ डायरेक्ट लिखाओ, है ना, आप लोगों को जाना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम मार्क्स भी आएंगे इससे, ठीक है, सारे के सारे डायमेंशन में मैंने फॉलो कर दी। नाउ रिलेवेंस लाइन जो हो गया, इन एज ऑफ बिग डेटा बिहेवियरल ज्योग्राफी कीप्स द ह्यूमन फेस ऑफ द स्पेशल साइंस अलाइव, है ना, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस, देखो क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस, अब मैं चाहूं तो मैं पूरा का पूरा वैसे लिख सकता हूँ, पहले आप क्रिटिसिज्म देख लो, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एवोल्यूशन दिखा देता हूँ, पहले भाई स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फिर इंटीग्रेटेड पोजीशंस क्या है, फिर आप लोगों को नेगेटिव लिखना है तो लिख लेना, है ना। नाउ
क्या है भाई एग्जाम पॉइंट के अंदर, क्या लिख के आओगे? स्ट्रेंथ क्या है भाई? सबसे अच्छी बात है, ब्रॉट रियलिज्म टू द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, रियलिटी वाली बात हो रही है ना। दूसरा, इनहांस पॉलिसी रिलेवेंस। नेक्स्ट इज जनरेटेड एम्पेरिकल माइक्रो लेवल डाटा, है ना। फॉस्टर्ड इंटरडिसिप्लिनरी ग्रोथ, है ना। तो ये आप लोगों को क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या है भाई? लिमिटेड जनरलाइजेशन है ना, बहुत लिमिटेड हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया भाई। इग्नोर्ड मैक्रो स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज समटाइम्स मेथोडोलॉजिकल सॉफ्ट है ये। आई बात समझ में? एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। वीकनेस मैंने बता दिया आप लोगों को। इंटीग्रेटेड पोजीशन क्या हो गया आप लोगों का? बिहेवियरल ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? साइंस ऑफ हाउ ह्यूमन थिंक्स इन स्पेस, कि कैसे उस स्पेस में ह्यूमन सोच रहा है, उसको बोलते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें क्या होता है? फिलोसॉफी ऑफ हाउ ह्यूमन फील्स इन स्पेस, इन प्लेस, है ना, कि किस तरीके से उस प्लेस के अंदर फील कर रहा है, उसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। अगर दोनों को मिला दिया जाए तब आप लोगों को कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी और बिहेवियरल ज्योग्राफी का इंटीग्रेशन से ही आप लोगों का ह्यूमन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आई बात समझ में, है ना। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस देख लो, नॉर्मल भाषा में अगर पूछ लिया जाए स्पेशल तो लिख लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। तो क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस क्या हो गई? आप लिख के आया ना। While the behavioral approach added a valuable human dimension, it wasn't without the criticism, है ना। सब्जेक्टिविटी पहले देख लो, इसने ओवर एम्फसाइज किया ऑन द परसेप्शन, मेड इट हार्ड टू जनरलाइज द रिजल्ट, है ना। तो पीपल्स परसेप्शन कैन डिफर ड्रामेटिकली, है ना। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्वांटिटेटिव रिगर, सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि अर्ली बिहेवियरल स्टडीज जो लैक कर रहे थे ना स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में, मेकिंग रेप्लिकेशन डिफिकल्ट, है ना। नेक्स्ट इज निगलेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। क्या भाई सोशल स्ट्रक्चर को इसलिए निगलेक्ट कर दिया? मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है, सोसाइटी पर इग्नोर मारने की कोशिश करता है, मारता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर देता है। रेडिकल जोग्राफर्स क्रिटिसाइज बिहेवियरलिस्ट ऑफ फॉर द फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल while ignoring the larger force like capitalism, class and power that shape behavior. Western bias जो है आप लोगों का, most studies were based on the Western urban context and could not easily explain spatial behavior in developing regions. आई बात समझ में? However, despite these limitations, behavioral geography opened a new intellectual path and laid the foundation for सब्सिक्वेंट ह्यूमनिस्टिक एंड द पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस। आई बात समझ में? इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि आप लोग को नेगेटिव चीजें वो पूछे। अगर पूछ लेते हैं अपने नोट्स में बस लिख लेना, और नोट्स में अपना जो पेज लिख रहे हो ना ऊपर लिख लेना नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को अगर ये वाली चीज थोड़ी सी टफ लगे तो आप ये चीज याद रख सकते हो कि भाई एग्जाम के अंदर मैं ये लिखाऊंगा वीकनेस के अंदर, है ना। समझ में आई ना बात, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव और केसेस इलस्ट्रेशन अगर लिख के आना है, मैं हमेशा इंडियन का थोड़ा करता हूँ। पहला है आरबी सिंह जो है अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इन्हें बोला कॉग्निटिव मैपिंग ऑफ दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स, सेफ्टी एंड कंफर्ट परसेप्शन ओवरराइड शॉर्टेस्ट रूट चॉइस, है ना। जो भी सीधी सीधी बात है, आप चाहो दिल्ली मेट्रो आ गए, दिल्ली मेट्रो वाले जो कम्यूटर्स होंगे ना, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं उनको? सेफ्टी चाहिए और कंफर्ट चाहिए। वो ये दिमाग नहीं लगाते कि भाई शॉर्टर चॉइस मिल रही है हम लोगों को। अगर मान लो मैं मेट्रो से जाता हूँ तो हो सकता है कि मुझे 5 किलोमीटर चलना पड़े, और अगर मैं बिना मेट्रो से जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे को 2 ही किलोमीटर चलना पड़े, लेकिन फिर भी मैं मेट्रो का चूज कर रहा हूँ। या फिर कभी कभी उनको लगता है कि यार मैं मेट्रो से नहीं जाना है, मुझे मुझे तो इससे चला जाता हूँ जल्दी पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो हो गया। ऐसे तमिलनाडु के सुंदरम थे, उन्होंने बोला रूरल सर्विस सेंटर, इसने बोला स्पेशल बिहेवियर गाइड बाय द फेमिलियरिटी नॉट डिस्टेंस, है ना। तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस दिमाग नहीं लगाता इंसान को, अगर फेमिलियरिटीज दिखाई देगी तो वो लंबा रूट ही पकड़ेगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि वो पास का रूट पकड़ ले, भाई उसको नहीं आना पसंद, वो दूर से जाएगा, पास से आएगा, उसको अच्छा लगता है उधर से जाना, है ना। नेक्स्ट इज अर्बन इंफॉर्मेशन सेटलमेंट, अहमदाबाद में बोला गया था रीलोकेशन रेजिस्टेंस एक्सप्लेन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग प्लेस परसेप्शन, मतलब रिलोकेशन कर रहे थे लेकिन वहां पे लोग जाना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग प्लेस परसेप्शन हो रहा था वहां पर, उन लोगों को भाई हो गया था इमोशन। नाउ फ्लड परसेप्शन इन असम प्लेन्स, क्या होता है भाई? लोकल मेंटल मैप्स हैं भाई, सेफ जोन्स में जो होता है ना, लोकल मेंटल मैप्स ऑफ द सेफ जोन डिफर फ्रॉम द ऑफिशियल फ्लड हजार्ड मैप्स,
मतलब अगर आप लोग देखोगे कि भाई हजार्ड मैप बना लिया आप लोगों ने ज्योग्राफी वाला ऑफिशियली कि भाई यहाँ पे हजार्ड आता है वो होता है, लेकिन जो अपने लोकल मेंटल मैप्स वाले जो लोकल जो पीपल रह रहे हैं वो लोग बोलते हैं भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आते रहने दो, चल रहा है चलने दो। तो उन्होंने परसेप्शन बना के रखा है कि भाई कोई वो नहीं आती इसमें, तो वो लोग वहां से हटते ही नहीं है ना। तो फ्लड परसेप्शन जो है जैसे असम प्लेन में कितनी ज्यादा चीज आती है, आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं इस चीज को पूरा। बिहेवियरल ज्योग्राफी एग्जाम के अंदर कंक्लूजन लिख के आना है। तो देखो एग्जाम के अंदर चाहो तो सिर्फ ये लिख के आना, बिहेवियरल ज्योग्राफी ट्रांसफॉर्म द डिसिप्लिन फ्रॉम स्टडिंग स्पेस एज द कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्टडिंग स्पेस एज द फील्ड ऑफ ह्यूमन मीनिंग, है ना। Behavioral geography represent a crucial turning point in the human geography, a movement that restored the individual, the mind, the lived experience of the center of the geographical thought. It taught the geographer that the world as perceived is a real as world that exists and that a spatial pattern cannot be understood without understanding how human think, feel and decide. By bringing the psychology with the geography, the behavioral approach gave rise to the more empathetic, realistic and humanized understanding of the space, one that remained high relevant of the 21st century. अब आप कई लोग बोल रहे होंगे अरे सर आपने तो पढ़ के सुना दिया कंक्लूजन, भाई कंक्लूड कर दिया ना, खत्म है, कुछ नहीं बचा एक्सप्लेन करने के लिए, यही लिख के आना है। अगर आप लोगों को ज्यादा 20 मार्क्स का आएगा तो ये इतना बड़ा लिख देना, अगर छोटा आता है टाइम नहीं बचता है तो ये लिख देना, वही बहुत है बस। आई बात समझ में, है ना। अब देखो पीवाईक्यू देख लो थोड़ा सा, अपन पीवाईक्यू जिस तरीके से क्वेश्चन है आप लोगों को किस तरीके से इसको हैंडल करना था, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो कुछ जो है जैसे एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में। क्या करोगे भाई, सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट करोगे पॉजिटिविस्ट मॉडल को जैसे लॉ रैशनैलिटी वाले को, मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में लिख दोगे, फिर बिहेवियरल रियलिज्म के बारे में बता दोगे। अब क्या करोगे, पहले आपने ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, फिर थोड़ा सा उसके अंदर क्या कर दोगे कि भाई इसमें ये है इसमें ये नहीं है। आई बात समझ, परसेप्शन बता देना, मेंटल मैप्स के बारे में बता देना। नेक्स्ट डिलुस्मेंट विद एक्सियोम्स वाला क्वेश्चन आया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, द इमरजेंस ऑफ geographer were due to the development with the axioms on which models were based and the axioms were far removed from the reality, है ना। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है, मैं सारे क्वेश्चन के बारे में बता दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है, कोई वो नहीं है, ये है ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे, पहली बात तो आप मॉडल का फेल्यूर को एक्सप्लेन करोगे, बेस्ड फेल्यूर बेस्ड ज्योग्राफी टू रिप्रेजेंट द रियल ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच एज द कोरिलेशन, मतलब आप क्या बताओगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन किस तरीके से फेल हुआ, आप लोगों का साइंटिफिक जो अप्रोच है वो किस तरीके से फेल हुआ, तो उसके बाद आपने किस तरीके से शिफ्ट किया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। इसके अंदर भी आप लोग केवल ह्यूमन बिहेवियर नहीं, बिहेवियरल ज्योग्राफी और ह्यूमनिज्म के बारे में बात करोगे, दोनों को मिलाओगे तब आप लोगों का ये अप्रोच बनेगा, है ना। बस नाउ शॉर्ट नोट ऑन द बिहेवियर ज्योग्राफी के ऊपर पूछना है तो क्या करना, सीधा सीधा डिफाइन कर दो, थिंकर मेंशन कर दो, मेंटल मैप बना दो। मेंटल मैप मतलब वही जो मेंटल मैप के बारे में मैंने बताया था, बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में लिख दो, ह्यूमनिस्टिक शिफ्ट के बारे में लिख दो, है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन आया था कंसेप्ट ऑफ द मेंटल मैप का, तो भाई केविन लिंच का और गॉल वाइट का जो कर दोगे पूरा का पूरा क्या कर दोगे, डिस्कस करोगे, फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में बताओगे और प्लानिंग इम्प्लीकेशंस के बारे में बताओगे। अब ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है, बस वही चीज जो मैंने मेंटल मैप में बताया था, आई ना बात समझ में। नाउ डिस्कस द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियरल ज्योग्राफी। अप्रोचेस पूछ रहा है, अप्रोचेस कौन कौन से हो गए, परसेप्शन, कॉग्निटिव, डिसीजन मेकिंग और एनवायरमेंट परसेप्शन, वही बताया मैंने, वही चीज लिखनी है। अब आप लोगों को ट्राई करना है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना कि नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को 100% बता दूंगा। आई बात समझ में। नाउ होमवर्क देखो, इस बार होमवर्क मैंने पूरा का पूरा डिफरेंट रखा है, इसमें मैं पॉसिबल क्वेश्चन जो है फ्यूचर क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार चाहे तो इससे चाहे बिहेवियरल से चाहे ह्यूमनिस्टिक से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अंदर भी मेरा जो क्वेश्चन है ना ये वाले, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज इनमें से क्वेश्चन ट्राई करना। एग्जामिन द रिलेवेंट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने भी न्यूज में बने हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आ सकते हैं, तो प्लीज इनको ट्राई करना। पूरा का पूरा मटेरियल अपना हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है। और अब जनवरी तक तो कम से कम ये अभी भी होमवर्क ट्राई करो, उसके बाद अगर पॉज लगाना तो लगा सकते हो। आई बात समझ में।
अगर नहीं आता है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हमें नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बता दो। लेकिन मैं रिप्लाई तभी करूँगा जब मुझे आप लोग ये बता पाओगे कि आपने ट्राई किया है। मुझे कम से कम आप मेल में वो लिख देना कि मैंने ये ट्राई किया था सर, अपने हैंड रिटन से मुझ पे नहीं बन रहा है। मैं आप लोगों को इवैल्यूएट करूँगा, कई लोग हैं जो इवैल्यूएट करवाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो वीडियो होगा, वैसे तो मेरा ये पूरा का पूरा अपना मॉड्यूल 6 जो है कंप्लीट हो चुका है, बट 2025 में इस मॉड्यूल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे और मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। एक दो का बीच में कर लिया था, लेकिन अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि मेरे मटेरियल से भी किस तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है? तो मैं वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसी पर होगा PYQ। कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है, ठीक है, नोट्स बनाने में, चाहे आप लोगों के ज्योग्राफी ऑप्शनल के जर्नी में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, आप लोगों का सपोर्ट ही है जिससे ये पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा आप लोगों को 100% फ्री यहाँ पर अवेलेबल होगा और मैं कभी भी ये नहीं रोकूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।